हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एसी फंडामेंटल्स से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि ये जो एसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, उनका जनरेशन कैसे होता है, और अल्टरनेटिंंग क्वांटिटीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनका जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन कहाँ से कैसे डिराइव होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इन सब टॉपिक्स पर हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जनरेशन की, अच्छा अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो हमने अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग क्वांटिटी और ये जो डायरेक्ट वाली जो क्वांटिटी है, अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट दोनों के बीच में हमने डिफरेंस तो प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं इस पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ का जनरेशन कैसे होता है। अगर मान लीजिए कोई एसी वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज को जनरेट करना है तो वो कैसे जनरेट होता है, इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जनरेशन से ही बात करते हैं। तो किसी भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उत्पादन करने के लिए या उसका जनरेशन करने के लिए क्या करते हैं कि एक चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को, चुंबकीय क्षेत्र में जब कॉइल को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, या इसका अपोजिट भी कर सकते हैं कि कॉइल को स्थिर रखें और मैग्नेटिक फील्ड को घुमाएं। तो किसी भी एक, मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो कोई भी एक कंडीशन अगर कंसिडर करें कि ये अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को घुमाएं या मैग्नेटिक फील्ड को घुमाएं तथा कॉइल को स्थिर रखें, तो क्या होगा। तो ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज का उत्पादन होता है। ठीक है, कैसे होता है, तो अगर हम फैराडे के नियम को याद करें, फैराडे का नियम क्या कहता है। फैराडे का नियम ये कहता है कि जब किसी चालक कुंडली को, किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा जाए तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, तो वही जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसी से हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिल रहा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और ये जो ईएमएफ है उसकी दिशा और उसका दिशा क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है उसमें उसकी दिशा क्या है, उसकी तथा उसकी रोटेशन की दिशा क्या है, तो इस पर निर्भर करेगा। मान लीजिए कि अगर इस दिशा को रिवर्स कर दिया जाए, अगर हम दूसरी दिशा में इसको घुमाने लगें तो क्या होगा, जो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उसकी दिशा बदल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का उत्पादन कैसे होता है कि किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाने पर या मैग्नेटिक फील्ड को घुमाने पर और कॉइल को स्थिर रखकर एसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए, अच्छा जो अल्टरनेटिंग करंट है वो तो हमने ऑलरेडी देखा है लास्ट के वीडियोस में, क्या क्या इसमें डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट। कि अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि ये धारा जो है हाफ साइकिल के लिए एक डायरेक्शन में फ़्लो होती है, फिर अगले हाफ साइकिल के लिए विपरीत दिशा में फ़्लो होती है। और अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ का मान समय के साथ साथ बदलता रहता है, उनकी दिशा भी बदलती है। ठीक है, तो अब देखिए, अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट जो जनरेट हो रहे हैं वो, उससे हम लोग उसका एक इक्वेशन डिराइव करेंगे कि आगे जब हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ के एनालिसिस करें तो हम कौन से इक्वेशन को कंसिडर करें। तो हम एक साइनोसॉइडल इक्वेशन को लेके चलते हैं और वो इक्वेशन कैसे डिराइव होता है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है टॉपिक।
देखिए फैराडे का नियम क्या कहता है? फैराडे का नियम अभी हमने डिस्कस किया कि जब कोई कॉइल जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में गति करता है या मूव करता है तो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो और ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी दिशा निम्न दो बातों पर निर्भर होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की दिशा पर या मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पर और कॉइल के रोटेशन की दिशा पर। ये तो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर ही लिया है, देखा है हमने। ठीक है, तो देखिए कि मान लीजिए कि कोई एक हमारे पास कॉइल है और वो मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रखा जा रहा है कि वो कॉइल का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र कॉइल का जो मतलब तल है उस पर अगर हम एक अभिलंब परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो उस चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड से थीटा कोण बनाए। तो अगर ये कंडीशन है हमारे पास, जैसे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, और एक कॉइल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखा गया है। तो इसके तल से अगर परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया जाए तो कॉइल के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मान लीजिए जो एंगल बन रहा है वो एंगल अगर थीटा हो तो उस केस में इस कॉइल से लिंक्ड जितना भी फ्लक्स होगा वो फ्लक्स क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लक्स कितना होगा, अगर थीटा कोण है तो फाई बराबर n इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा, जहाँ पे ए क्या है, कैपिटल ए, जहाँ पे कैपिटल ए जो है वो कॉइल का क्षेत्रफल है और बी मैग्नेटिक फील्ड है और कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, कुंडली में फेरों की संख्या है। ठीक है, तो देखिए अब मान लेते हैं कि कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक समान वेग से उसको मूव कराया जा रहा है। तो उससे क्या होगा, देखिए अगर इसको मूव कराएंगे चाहे तो क्लॉकवाइज चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज किसी भी एक डायरेक्शन में, तो मूव कराएंगे तो थीटा कोण तो बदलेगा ना, और अगर थीटा कोण बदलेगा, थीटा कोण विच इज़ द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द सरफेस ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर थीटा बदलेगा तो थीटा के बदलने के कारण जैसा कि हम देख सकते हैं कि फाई बराबर एन ए बी कॉस थीटा है, तो कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो जैसा कि हम जानते हैं फैराडे के नियम के अनुसार कॉइल में एक ईएमएफ प्रेरित हो जाएगा या वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा या फिर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मान कितना होगा, उसका मान होगा फैराडे के नियम के अनुसार E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई का मान क्या होता है, फाई का मान है एन ए बी कॉस थीटा। इसको हमने इस इक्वेशन में जो फैराडे का नियम है जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, यहाँ पे हमने फाई का मान रख दिया एन ए बी कॉस थीटा। अब इसको यहाँ पे थीटा बराबर हम जानते हैं कि थीटा बराबर होता है ओमेगा टी, थीटा बराबर होता है ओमेगा टी, तो इस वैल्यू को भी हमने थीटा बराबर ओमेगा टी इस इक्वेशन में रख दिया। ठीक है, यहाँ पे तो अच्छा, अब ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, और एफ बराबर हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ और इस बराबर किसके हो जाएगा 2 पाई बाई टी के, जहाँ पे ओमेगा का मान कितना हो गया 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी। तो इस तरह से जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे ये जो हमारा इक्वेशन है E बराबर माइनस डी बाई डी टी ऑफ
NAB cos ओमेगा टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन के बाद क्या मिलेगा, NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी, सिंपल डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, अब हमने मान लीजिए ये जो कांस्टेंट टर्म है NAB और ओमेगा, इसको मान लिया गया EM, कैपिटल EM। अच्छा, EM मतलब मैक्सिमम EMF, इसका अधिकतम मान। तो ऐसा क्यों हम लोग माने हैं, क्योंकि जैसे यहाँ देखिए ये जो इक्वेशन आया है E बराबर NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी, इस इक्वेशन को ध्यान से अगर देखिए तो इसमें EMF का मान मैक्सिमम कब होगा मैक्सिमम, जब साइन ओमेगा टी का मान 1 होगा तभी तो मैक्सिमम होगा। जाहिर सी बात है, जब साइन ओमेगा टी का मान 1 होगा तब EMF का जो मान होगा वो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम मान जो होगा वो कितना होगा, अगर मान लीजिए साइन ओमेगा टी का मान 1 हो गया तो जो मैक्सिमम मान आएगा EMF का मैक्सिमम वैल्यू, दैट विल बी NAB इंटू ओमेगा। तो इसीलिए हमने मान लिया EM बराबर NAB ओमेगा। ये जो EMF का अधिकतम मान को हम लोग कैपिटल EM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इस मान को वापस अपने इस इक्वेशन में रख देंगे। तो इक्वेशन में नया क्या मिलेगा, E बराबर कैपिटल M, स्मॉल e बराबर कैपिटल EM साइन ओमेगा टी बराबर EM साइन 2 पाई FT, जहाँ पे EM क्या है, EM है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड EMF, दैट इज़ NAB ओमेगा। और स्मॉल e क्या है, स्मॉल e जो है वो EMF का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है या तात्क्षणिक मान है। तात्क्षणिक मान का मतलब किसी t समय पर इसका मान है। ठीक, ओमेगा क्या है, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। किसका एंगुलर वेलोसिटी, जो कॉइल रोटेट हो रही है उसकी एंगुलर वेलोसिटी, या जो कुंडली के घूमने की कोणीय चाल। F क्या है, F जो है फ्रीक्वेंसी है, किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी, कुंडली के घूमने की फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कुंडली जिस फ्रीक्वेंसी से घूमेगी उसी फ्रीक्वेंसी से जो EMF प्राप्त होगा हमें, उसकी भी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि F जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल है या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड EMF है। ठीक है, अब देखिए तो इक्वेशन तो हमें मिल गया कि जो भी EMF इंड्यूस हो रहा है, जो भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिल रहा है, उसका इक्वेशन कितना आया है, उसका इक्वेशन जो आया है E बराबर स्मॉल e बराबर EM साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन हमें मिल गया। ये एक ऐसा इक्वेशन है, ये एक साइनोसॉइडल एक्सप्रेशन है, साइनोसॉइडल क्वांटिटी के रूप में है ये, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसका और एनालिसिस करते हैं, अगर इसका समय के भिन्न भिन्न मानों पर क्या वैल्यू आएगा इसका। तो हम अगर शुरुआत में कंसीडर करते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि जो इक्वेशन है उसमें देखिए समय के साथ, इसमें समय के साथ ही एक्सप्रेशन है ना, EM साइन ओमेगा टी है, टी लगा हुआ है, इसका मतलब समय के साथ इसका मान बदलेगा। तो हम अलग अलग समय पर चेक करते हैं कि इसका मान क्या आएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग t बराबर 0 से। t बराबर 0 यहाँ रखेंगे, तो t बराबर 0 रखेंगे तो ओमेगा t बराबर भी 0 हो जाएगा, और ओमेगा t बराबर 0 हो जाएगा तो जो हमारा मेन इक्वेशन है EM साइन ओमेगा टी, उसमें क्या आ जाएगा, EM साइन 0 डिग्री, क्योंकि ओमेगा t का मान 0 आ गया, और साइन 0 डिग्री बराबर हम जानते हैं कि 0 होता है। इस तरह से जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है t, कितना माना जाएगा उसका, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF एट t इक्वल टू 0, इस पर इसका मान आएगा t इक्वल टू 0 पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं इसमें हमने कंसीडर ये किया है कि जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल T है। ठीक, तो मान लेते हैं कि 0 समय से थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं और t/4 समय पर पहुंच रहे हैं। तो जब समय t/4 है तो देखते हैं क्या मान आएगा। तो देखिए, अगर स्मॉल t की वैल्यू t/4 है तो ओमेगा t का मान कितना आ जाएगा,
ओमेगा टी का मान, जैसे ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, मान रख दिया यहाँ पे, और टी का भी मान रख दिया, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा 2 का जो मान आएगा वो पाई बाई 2 आएगा। अब देखिए इसको हम अपने एक्सप्रेशन में रखते हैं, जो ईएमएफ का एक्सप्रेशन आया था। तो ई एम साइन ओमेगा टी, तो ई एम साइन पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, तो ई बराबर मिल जाएगा ई एम। यहाँ इसका मतलब है कि जब समय टी बाई 4 है तो उस केस में जो ई एम एफ का मान अधिकतम मान मिल रहा है, और इसी मान को हम कहते हैं शिखर मान, पीक वैल्यू। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं समय पे। तो मान लेते हैं कि जब समय टी बाई 4 के भी आगे चल गए टी बाई 2 पे, टी बाई 2 पे देखिए, टी बाई 2 पे फिर ओमेगा टी में हम रखेंगे टी समय का मान टी बाई 2। तो जब ओमेगा टी में, यहाँ पे ओमेगा टी में हम रखें 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी बाई 2 रखेंगे तो कितना आएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, पाई आएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन आएगा ई एम साइन पाई। तो इस केस में भी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू टी बराबर टी बाई 2 पर इसका मान आएगा 0, साइन पाई आ गया ना, तो मान आ जाएगा 0। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे समय पर देखते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इसका मान कितना आएगा। तो देखिए, अब मान लेते हैं कि जब समय है वो t बराबर है 3t बाई 4, तो इस केस में क्या आएगा, इस केस में रखिए इसमें मान ओमेगा टी में हम रख देंगे 2 पाई बाई टी इंटू 3t बाई 4, तो कितना आ जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, आएगा 3 पाई बाई 2। तो इस केस में जो क्या आ जाएगा, साइन ई एम साइन 3 पाई बाई 2, मतलब इस केस में जो मान आएगा हमारा माइनस ऑफ ई एम आएगा। इस समय भी अधिकतम मान है, लेकिन देखिए यहाँ पे विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो इस तरह से हमने टी के अलग अलग मानों पर देखा। और शायद फिर एक और मान अगर लिया जाए, मान लीजिए अगर हम लोग ले लेते हैं इसको, टी अगर हम ले लेते हैं टी बराबर कैपिटल टी, तो अगर टी बराबर कैपिटल लेंगे तो ओमेगा टी, ओमेगा का मान 2 पाई बाई टी और कैपिटल टी रख दिया तो आएगा ई एम साइन 2 पाई, और इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने अलग अलग मान पर ई का देखा कि क्या क्या वैल्यूज आई, और उसकी मदद से एक वेवफॉर्म यहाँ पे साइनोसॉइडल जो वेवफॉर्म है उसको प्लॉट किया। यहाँ पे देखिए जो ई है वो 0 है, 0 समय जो जब टी का मान 0 है तो जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ई का वो भी 0 है। जब टी बाई 4 समय है उस केस में मैक्सिमम वैल्यू है, टी बाई 2 पे अगेन ये 0 हो गया, 3t बाई 4 पे ये मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव में है मैक्सिमम, फिर अगेन टी पर ये 0 हो गया। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो फिर से यही सारे वैल्यूज़ रिपीट होंगे। ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ है जो कि एक पीरियोडिक है, वो एक निश्चित समय के अंतराल के बाद अपने आप को रिपीट करती है। तो ये जो एक कंप्लीट साइकिल है, इस कंप्लीट साइकिल को पूरा होने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ये हो गया इसका टाइम पीरियड, और इसके बाद इस टाइम पीरियड के बाद ये फिर अपने इसके सारे वैल्यूज़ रिपीट होंगे। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में पूरा किए गए साइकिल की संख्या को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूज़न निकल रहा है
इससे देखिए कंक्लूजन निकल रहा है कि जो कॉइल है वो कॉइल चुंबकीय क्षेत्र में जब उसका एक चक्र पूरा हो रहा है तो उस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका भी मान, उस जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है उसका भी मान शून्य से बढ़ रहा है, फिर अपने अधिकतम मान को पहुंच रहा है, फिर शून्य पर वापस आ रहा है, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम मान पर पहुंच रहा है तथा फिर साइकिल के अंत में शून्य हो जा रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक कंप्लीट साइकिल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका मान 2 बार मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच रहा है। एक बार पॉजिटिव पीक पर पहुंच रहा है और एक बार नेगेटिव पीक पर पहुंच रहा है, और 2 बार इसका मान शून्य भी हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ T/2 पे और T पे। तो इस तरह से हमने देखा कि इस वीडियो में कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ का जनरेशन कैसे होता है, और उसके लिए अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो साइनसॉइडल एक्सप्रेशन है वो उसका डेरिवेशन कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी, और एसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली या कुछ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं वो ऑलरेडी हमने एक वीडियो में, लास्ट के एक वीडियो में देख लिया है, समझ लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।